गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 मई है। तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन सा न्यूज़ दिया है। साथ ही साथ निबंध के टॉपिक को भी कवर करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक आज शामिल है। तो देखिए, 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति, ऐसा ईडा के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो हम देखेंगे ईडा क्या है, ईडा के विजन 2047 क्या है, इससे संबंधित न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। 15 वर्षों में 100% से ज़्यादा बढ़ी है चुनाव लड़ने वाली दलों की संख्या। तो फिर एडीआर का रिपोर्ट आया है, तो इस एडीआर रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हम सारी तथ्यों की जांच करने का प्रयास करेंगे। भारत की रुद्रम 2 मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, तो यह किस प्रकार से सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा, तो हम इसे देखेंगे। साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है उसे देखेंगे, रक्षा उत्पाद नीति क्या है उसे देखेंगे, फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है, इससे संबंधित तथ्यों की जांच करेंगे। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या है, जिसके तहत पटना कॉन्सेप्ट को लाया गया है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ क्या है, उसके संस्थापक सदस्य कौन हैं, सभी तथ्यों की बात करेंगे। फिर एआई को सीईओ बनाने का प्रयोग सफल रहा है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रिका में यह लेख छपा है, तो उसके संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे। भारत की बड़ी आर्थिक ताकत मान रही है, बड़ी रेटिंग एजेंसियां, जितनी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, तो भारत को एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हुए देख रही है, तो इसके सारे परिप्रेक्ष्य की देखने की जाँच करेंगे। फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ पाया गया है, उससे संदर्भ के देखेंगे कि पीटी फैक्ट यहाँ से क्या कवर किया जा सकता है। साथ ही संपादकीय में देखेंगे आखिर संविधान बचाने का मतलब क्या है, इसके सभी संदर्भ को समझेंगे। पीटी एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट और निबंध के एस्पेक्ट को भी यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ हर मामला आपको सभी संदर्भों में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिए। और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके, या गूगल स्कैनर से आप, या तो फिर आप जाके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स सभी जगह उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जिनको दिक्कत हो रही है वहाँ से भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस बार कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली MCQ सीरीज चलाया जा रहा है, क्विज चलाया जा रहा है, तो उसका लाभ लीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। इस न्यूज़ में हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब आप बीमा कराते हैं, हेल्थ बीमा, तो बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आप समय पर चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। लोग, बीमा धारक क्या करते हैं, बीमा धारक अपने बीमा को भुनाने के लिए मेडिकल स्टोर से दवाएं लेते हैं, फिर अस्पतालों से अपना इलाज कराते हैं। तो जो कंपनी, जिस कंपनी से वो अपना बीमा कराते हैं, स्वास्थ्य बीमा, तो ये समय पर नहीं दे पाता, उपलब्ध नहीं करा पाता, जिसके कारण ये सब समस्या उत्पन्न होती है। तो इस दौरान आप लोग देखते हैं कि बीमा कंपनी जो है, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ईडा की भूमिका बढ़ जाती है, ताकि स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पॉलिसी धारक या बीमा धारक को हित में बड़ा फैसला किया है। इस संदर्भ में ये सब न्यूज़ आई है। तो क्या लिया गया है न्यूज़, तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी धारक और पॉलिसी चुनने वालों को मौका मिलेगा, जिसके तहत वे स्वीकार क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकेंगे। बीमाकर्ता को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज एक ग्राहक सूचना पत्र के माध्यम से देना होगा, ये सब सुविधा दी जाएगी। फिर पॉलिसी अवधि में कोई दावा नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी धारक की बीमा राशि बढ़ाकर ऐसे नो क्लेम बोनस को चुनने का विकल्प दिया जाएगा, ताकि उससे लाभ उसे प्राप्त हो सके। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि में कभी भी अपनी पॉलिसी रद्द करने के विकल्प चुनता है, तो उसे समाप्त नहीं हुई है पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड भी मिलेगा। तो ये सब सुविधाएं दी गई है। अर्थात हम प्री लुकिंग कैंसिलेशन सीमा 30 दिन पहले 15 दिन थी, तो ये 30 दिन और 15 दिन और बढ़ा के यह कुल 30 दिन कर दिया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं, देखिएगा ईडा से आपको प्रश्न पूछेंगे, PYQ आप सर्च कीजिएगा सॉरी, तो आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। जिसमें हम मैरिटोरियल पीरियड्स 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर रहे हैं। अब 60 महीने के लगातार कवरेज पूरी की जाएगी, ये सब विकल्प दिया गया।
नो डिस्क्लोजर या मिड इंटरप्रिटेशन या गलत निरूपण के आधार पर विवादन नहीं किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। ये सब सुविधा दी गई। बीमा वापसी की सुविधा मिली है। 2 विकल्प होंगे, इसके तहत 100% कैशलेस सेटलमेंट किया जाएगा। ये सब सुविधा दी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, इससे लाभ क्या होगा, बीमाकर्ता को, जो बीमा कर रहा है उसे लाभ क्या होगा। तो देखिए, समय पर उसे अपनी राशि जो किया है, राशि स्वास्थ्य बीमा किया है, उसकी उपलब्धता हो पाएगी। तो उसे देखिए, बहुत से क्या होता है, ऐसी इमरजेंसी में जब आप बीमा भी कराए हुए हैं उसकी उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो ऐसे जो बीमा करता है उनको इस आपात स्थिति में बड़े लोन लेने पड़ते हैं। बड़े लोन लेकर क्या करना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, जिससे उनके आय संपत्ति को ह्रास होता है, साथ ही मानसिक संतुलन बिगड़ता है। इस स्थिति में यह सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही ध्यान रखिएगा, ईडा क्या है, इससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बीमा ग्राहक जो है उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1999 में ईडा की एक नियामक निकाय के तौर पर स्थापित की, एक वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर सकता है। आपको प्रश्न यहीं से पूछा गया है PYQ में, आप एक बार सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया। इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, 1999 के एक्ट के तहत हुई है। अब ध्यान रखिएगा, विकास को नियंत्रित करना है, बीमा उद्देश्य उद्योगों के विकास को नियंत्रित करना और विनियमित करना है। किसी प्रकार के ग्राहक के साथ अनैतिक व्यवहार ना हो जाए, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, इन सारे तथ्यों की जांच यही करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त ईडा कार्य क्या है, अधिनियम 1999 के तहत है, साथ ही बीमा अधिनियम 1938 के निर्धारित किए गए। तो शक्ति और कार्य के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक 99 का एक्ट प्लस 1938 का एक्ट इसके साथ काम करता है। साथ ही ध्यान रखिए, विजन 2047 के साथ यह इसने जारी किया, जिसमें बीमा को सुगम बनाना है, बीमा का विस्तार करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच स्थापित करना है। अब बीमा वाहक बनाना, अर्थात हम वाहक बनाएंगे, अर्थात एक उपभोक्ता अगर लेता है और कोई कंपनियां हैं और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, तो यह सर्कुलेशन आसान हो, इसके लिए वाहक तंत्र बनाएगा। तो ईडा विजन 2047 से ही कहता है मुख्य रूप से, और भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसके जो बातें करता है इसी में विस्तार रूप से। तो आपको कम से कम इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ईडा विजन 2047 के तहत कौन कौन सी मुख्य बातें की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए, यह सब टॉपिक जो ADR का रिपोर्ट आ रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, वहाँ पर इन सब सारे रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में भागीदारी की जब बात होगी, लोकतंत्र में जब भागीदारी की बात होगी, उस परिप्रेक्ष्य में प्लस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से तंत्र काम कर रहे हैं, मजबूत बनाने के लिए उसमें काम करें। साथ ही साथ हम पार्टी के अंदर राजनीतिक पार्टियों के अंदर लोकतांत्रिक स्वरूप क्या है, उसके संदर्भ में जब बातें की जाएंगी, सारे तथ्यों को जो ADR का रिपोर्ट आ रहा है उसके आधार पर आप जांच कर सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ी है, इस संदर्भ में भी बातें कर सकते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, 15 वर्षों में 100% से ज़्यादा बढ़ी है चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या। हाँ, एक चीज़ उससे पहले देखिए, क्लासेज कुछ दिन ऑफ हो जाती है, रीज़न है कि बहुत हीट चल रहा है, ठीक है ना, हीट चलता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बिजली की खपत हो रहा है, बिजली की कटौती हो जा रही है, सारी चीज़ें इंटरनेट व्यवस्थाएं बंद हो जा रही है, जिसके कारण यह सब असुविधा हो रही है। देखिए, इसके लिए पैनिक नहीं होना आप सभी लोगों को। जो पहले की वीडियो है उसको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। कुछ बहुत सी चीज़ें रिपीट हो जाती है, टॉपिक रिपीट हो जाता है, उसे देख सकते हैं। और जब आपको वीडियो आता है, वीडियो में कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। मेरे व्यू कितना आ रहा है मुझसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे से एक स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है, मैं उसे अपना उपलब्धि मानता हूँ। और भी स्टूडेंट होंगे और भी उपलब्धि होगा। तो क्या करना है, सपोर्ट करना है, काम करना है, ठीक है ना। कि यह क्लास नहीं हुआ, वो क्लास नहीं हुआ, ये सब चीज़ों पर मत पड़िए। जो चीज़ें दी जा रही है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पॉजिटिव सेंस में आप चीज़ें ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे कि पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ है कि राजनीतिक दल संख्या क्या हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एसोसिएशन है, उसके संयुक्त रूप से क्या हुआ है, एक रिपोर्ट जारी किया जो 2009 से 24 तक लोकसभा चुनाव के राजनीतिक दलों के 104% वृद्धि हुई। इसकी बात की 2024 में चुनाव उतरे हुए उम्मीदवारों की संख्या, ये सब हलफनामे दिए गए, जिसमें से 751 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं 2024 में। जो ध्यान रखिएगा,
677 राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ा है 2019 में, 464 दल उतरे हैं 2014 के चुनाव में। इसी तरह 368 दल भाग लिया था 2009 के चुनाव में। तो देखिए किस प्रकार से प्रतिशत बढ़ा है, संख्या बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या बात करें तो भाजपा में 440 उम्मीदवारों में से 191 के खिलाफ आपराधिक मामले की घोषणा होने की घोषणा की गई है। कांग्रेस में 327 में से 143 अर्थात 44% में आपको उम्मीदवारों में आपराधिक मामले घोषित किए गए। उसी तरह अन्य दलों का है तो आप आपराधिकरण, राजनीति का अपराधीकरण या प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, या अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या करना, इसके आंकड़े को आप यहाँ इनपुट कर सकते हैं। और देखिए बातें बनाने से उत्तर में बेस्ट आंसर नंबर नहीं मिलेगा। जब तक डाटा फैक्ट नहीं डालिएगा या कुछ हालिया रिपोर्ट नहीं डालिएगा तब तक आप उत्तर को जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। ऐसे राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ आप समझा दीजिएगा, लिख दीजिएगा, पर आंकड़े आप यह नहीं बताइएगा कि इस बार के 2024 के चुनाव में इतने आंकड़े में 240 भाजपा उम्मीदवारों में 191 के खिलाफ यह है, कांग्रेस में इतना है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी भाकपा में इतने आपराधिक घोषित किए गए, तृणमूल कांग्रेस में, ये आंकड़े जब दे दीजिएगा ना तो आपका उत्तर बहुत जस्टिफिकेशन वाला लगेगा, ताकि आप तथ्यों के साथ जुड़े हुए अपडेट हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। ऐसे ही आंकड़े को मैं नहीं बोलता हूँ कि बार बार आंकड़ों का उपयोग कीजिए आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में। 2% से ज़्यादा बढ़ी है महिला उम्मीदवारों की संख्या। जब हम पिछले 15 वर्षों की बात करें तो 2009 में 7% बढ़कर 2024 में 9 देखिए पीटी फैक्ट कितना है, 2009 में कितना था, आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा। 2009 में आपको 7% था, 2009 में 7%, जो 2019 में कितना है, जो 2024 में कितना हो गया है आपको 9.6%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम बात करें इस साल 8337 उम्मीदवार, बार बार इस संख्या की आ रही है, तो आंकड़े आपसे पीटी में पूछा जाता है कुल उम्मीदवार कितने खड़े थे, तो लगभग 8337 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें कितनी महिला खड़ी हैं, 797। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कितना कुल का कितना प्रतिशत होगा, कुल उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी की बात करें 2009 में 7%, 2014 में 8%, 2019 में 9%। तो ध्यान रखिएगा 24 में हम कितना आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगे, यह भी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। महिला हिस्सेदारी की बात हुई, 43% बढ़ी है दोबारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति। तो ये सब आंकड़े आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जिस सेंस में आंकड़े आपका उपयोग लगता है वहाँ उपयोग करना है। लोकतंत्र के मजबूतीकरण में, अपराधीकरण में, या किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत की रुद्रम 2 मिसाइल दुश्मनों की होश उड़ाएगी। देखिए इसके साथ साथ आप लोगों को जल्दी डीएनए का यूट्यूब पर कम्युनिटी होता है, उसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं, डेली 5 क्वेश्चन। आप उसका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो डीएनए डेली पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन वहाँ उपलब्ध होता है, तो आप उसका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। क्विज MCQ फॉर्म में होता है, तो सही उत्तर गलत उत्तर आपको वहाँ शो कर जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप युक्ति इसके यूट्यूब कम्युनिटी में जाइएगा, देखिएगा जब YouTube ओपन कीजिएगा तो एक लास्ट में कम्युनिटी सेक्शन होता है, उसी में आपको शो करेगा। आप सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन दबाए होंगे, तो जब ये क्यूज डलता है आपको वहाँ नोटिफिकेशन देगा, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। DRDO ने क्या किया, उड़ीसा के चांदीपुर रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो मैंने आप लोग को कुछ 1 माह पहले ही हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, सोनिक क्या मिसाइल होता है, उसकी चर्चा की थी, याद है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सोनिक, हाइपरसोनिक, सोनिक, है ना, सुपरसोनिक की बात किया था, मिसाइलों का वर्गीकरण बताया था, पूरा लिस्ट ही बताया था। तो आप मुझे बताना है हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कितनी होती है, कितना मैक होता है, इसको तो हाइपरसोनिक कहेंगे। फिर उसके बाद मिसाइल काफ़ी शक्तिशाली है, इसका रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज़ होगा, 5 मैक जिसे हम लोग बोलते हैं, 5 मैक्स के आसपास होगा। यह क्या करेगा, किसी प्रकार के हथियार, बंकर, विमान, जहाज, आयुध डिपो को उड़ाने की सक्षम है। तो यह कई एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसके अलावा यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो यह भी आपको
समझने का प्रयास करना होगा। रुद्रम M जो रुद्रम 2 है वो किस प्रकार से काम करेगा। अब है कि इसकी रेंज कितना है, 300 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये से 300 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें, हाई रेंज इसका कितना है, 15 से लेकर ये 15 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी दूरी हम कितना रेंज तक मार कर सकते हैं, ये 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो इसका कुल जो दूरी होगा, सॉरी यहाँ आएगा कुल दूरी 300 किलोमीटर। तो इसके याद रखना है रेंज को, हम यहाँ से लेकर 300 मीटर जो है 300 किलोमीटर तक रेंज में जाएंगे और 300 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हम इस तथ्य को जांच कर सकते हैं। अब है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया पहल अंतर्गत सरकार द्वारा पूर्व में ही बड़ी संख्या में ऐसे कदम उठाए गए जिससे भारत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बल मिलेगा, अर्थात स्वदेशी मिसाइल तकनीक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 26% का जो FDI निवेश है उसे बढ़ाकर 100% किया गया है। जाना महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र में सामान को निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान करना तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया सुदृढ़ करने की शामिल किया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इससे लाभ क्या होगा, रक्षा उत्पाद नीति आई जिसमें लक्ष्य रखा गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा उत्पाद नीति के घोषणा करते हुए कहा कि 1,70,000 करोड़ का उत्पादन करेगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। ध्यान रखिएगा, जिसमें 35,000 करोड़ का निर्यात कारोबार का लक्ष्य किया गया और इसे लक्ष्य कब तक प्राप्त करना, 2025 तक रखा गया। अब यह ध्यान रखने है 2 रक्षा गलियारे बनाए गए जिसके तहत उसके तहत और भी बातें की जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश इसके द्वारा किया गया, जैसे DRDO की परियोजनाओं को निगरानी करना, उन्हें निश्चित रूप से समय के साथ जोड़ना, उपलब्ध कराना, धन की आपूर्ति कराना, ये सब बातें इसके द्वारा की गई है। फिर रक्षा उत्पाद नीति, भारतीय कंपनियों खरीद नीति में शामिल करना, DPSU अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो अनुसंधान है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, इसके तहत बनाया गया है राष्ट्रीय नीति के तहत जो महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखिए इसकी चर्चा आपको देखने को मिली, रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस इक्वाइजेशन काउंसिल जिसे टैक बोलते हैं, सशस्त्र बलों की स्वीकृति आवश्यकताओं को खरीद बिक्री सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से 2001 में जब कारगिल युद्ध 1999 में हुआ तो उसके बाद इस संगठन का स्थापना किया था, इस परिषद का स्थापना किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। नोट याद रखना है क्या, इससे संबंधित निर्णय करने वाली रक्षा मंत्रालय सर्वोच्च संस्था होती है, अर्थात रक्षा मंत्रालय ही इसकी सर्वोच्च संस्था होगी कि इसके साथ क्या क्या खरीद बिक्री की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, एकीकृत जो निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है, आप नाम सुने होंगे APJ अब्दुल कलाम का, उनका महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में रहा है। अब ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, मिसाइल प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना, जिसमें वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था, 2012 मार्च 2000 में पूरा कर लिया गया, जिसके तहत 5 मिसाइल है जिसे हम लोग पटना कॉन्सेप्ट देते हैं, PATNA पटना कॉन्सेप्ट के तहत जानते हैं, जिसमें बात की जाती है P से क्या है, पृथ्वी, A से अग्नि है, तो पृथ्वी सतह से सतह मार करने सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सतह से सतह मार करने सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात अग्नि 1, 2, 4, 5, 6 भी जनरेट होगा। तो अग्नि मिसाइल हम क्या करेंगे, जिसमें इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तक, और इस पर मैंने हाल ही में आप लोगों को नोट्स दिया था, न्यूज एनालिसिस किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद त्रिशूल की बात होती है, जिसमें सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम कम दूरी की मिसाइलें डेवलप की जा रही है। नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल, और यहाँ से PYQ में आपसे प्रश्न पूछा, BPSC में पूछा है, BPSC में, UPPCS में, MPPCS में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए। फिर आकाश, सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम मध्यम दूरी वाले मिसाइल का नाम आकाश है। तो P से क्या हुआ, पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। इसको याद रखना है, जो 2012 में इसकी सीरीज़ जो है ना पूरा कर ली गई। ध्यान रखिए, इसका सीरीज़ जो है पूरा कर लिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तक DRDO के बारे में, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास कार्यक्रम है, इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत हैं। ध्यान रखिएगा, यह रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास विंग के तौर पर काम करता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के तौर पर काम करता है। इसका उद्देश्य भारत में अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त रूप से काम करना है और मजबूत बनाना। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन, देखिए 3 संस्था के साथ मिलकर इसका स्थापना हुआ था। दूसरा
भारतीय सेना तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है DRDO बराबर आपको DSO प्लस TDES प्लस DTDP याद रखना है, DTDP याद रखना है। ये 3 संस्था को मिलाकर DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में किया गया। क्लियर है। चलिए आगे हम न्यूज़ पर आएंगे। उससे पहले आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो यूट्यूब है पर वीडियो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए 1 रुपया आप लोग को नहीं देना होता, उसमें बस आपको कमेंट करना है और मोटिवेट रहना है। दूसरा, अगर आपको इससे संबंधित की नोट्स चाहिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स चाहिए प्लस क्या है वीकली टेस्ट में भाग लेना है, तो आपको 599 रुपया प्लस टैक्स, जिसका कुल 614 रुपया पड़ता है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होगा। तो आप जल्द से जल्द युक्ति IAS को डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए और चीज़ों को प्राप्त करिए। देखिए यह न्यूज़ आप इम्पोर्टेंट रखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टि से। अब यह कहीं भी पूछ सकता है, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पूछ सकता है, किसी भी के साथ टैग कर सकता है आपको साइंस टैग के तौर पर। जहाँ पर बात हुई है कि देखिए द न्यूयॉर्क टाइम में एक अनुबंध आया था, विशेष अनुबंध के तहत इसे शामिल किया गया। यह न्यूज़ लिया गया दैनिक भास्कर के पेपर से, क्योंकि आज जनसत्ता में बेहतर न्यूज़ नहीं था, इसलिए दैनिक भास्कर को कवर किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिए AI को CEO बनाने का प्रयोग सफल रहा। जहाँ पर मैनेजर बनने बोर्ड रूम रहने के लिए बातें बताती AI बेहतर है। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता इसने। तो ध्यान रखिएगा, तांग यूंग इसका नाम दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के दुनिया भर के लाखों कर्मचारियों की नौकरी को संभावित खतरा बताया। तो मैंने कभी AI आया था जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताया था। इसके 2 एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यह कार्य को आसान बनाएगा AI कॉन्सेप्ट कार्य को आसान विविधता देगा, कम समय के साथ प्रबंधन बेहतर कर पाएगा, प्रदर्शन बेहतर कर पाएगा। ये सब बातें यहाँ से हो पाएगी। नेगेटिव है कि यहाँ काम के अवसर कम होंगे, फिर आपको श्रम कौशल कम होगा, यह सब बातें करेगा। फिर यहाँ कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, ये सब बातें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए उसी संदर्भ में जहाँ एक तरफ संभावित खतरा बताया जा रहा है, दूसरी ओर यह भी है कि कौशल आधारित नौकरियों को, रोजगार को बढ़ावा देगा। जहाँ पर आय सृजित होगी, क्या होगी, कौशल आधारित अगर रोजगार बढ़ता है तो आय की उपलब्धता अधिक हो जाती है। ताकि हम मान लीजिए वाइट कॉलर बॉडी है, आप ब्लैक कॉलर एम्प्लॉई हैं, जहाँ पर आप केवल क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का मजदूरी कर रहे हैं, तो आपकी निश्चित राशि मान ले 300 रुपया होगा, 380 रुपया, 500 रुपया पर डे के हिसाब से। पर वाइट कॉलर बॉडी है, वाइट कलर एम्प्लॉई हैं, तो आपको क्या होता है, वाइट कॉलर एम्प्लॉई हैं तो आपको यही 1500 से 2000 अप्रॉक्स इस तरीके का औसत वेतन आपको पर डे के हिसाब से मिलता है। पर यही जब कौशल आधारित आपके पास रोजगार होगा, कौशल आधारित ज्ञान होगा, तो आप घंटे के हिसाब से लाखों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है ना, यही फ़र्क होता है। तो AI आपको क्या करता है, कौशल आधारित रोजगार क्रिएट करता है। तो इस आधार पर इसके बेनिफिट भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल आपको नेगेटिव सेंस में इसका उत्तर नहीं देखना है, पॉजिटिव सेंस में, जहाँ पर आपको AI लीडर की अवधारणा काम जो शुरू किया था AI के नज़र से CEO बनाने का, तो कंपनी नेट ड्रैगन वेब सॉफ्ट ने 2022 में अपना AI संचालित रोटिंग CEO नियुक्त किया। इसका नाम तांग यू रखा, तांग यू, जो 5000 कर्मचारियों वाली कंपनी में हाल ही में तांग यू चीन की सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल एम्प्लॉय खिताब जीतने का ऐलान किया। तो यहीं पर देखिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको 2 प्रकार से ह्यूमनॉइड CEO की बात होती है, जहाँ मशीन और ह्यूमनॉइड के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा था। जहाँ मशीन मानव के समान व्यवहार करने लगे, मानव के रूप में दिखने लगे, तो उसे ह्यूमनॉइड मशीन कहते, AI के तौर पर इसे देखते हैं। ये सब बातें की गई थी। अब 133 करोड़ औसतन दे रही है फॉर्च्यून 500 कंपनी, सालाना CEO बने 1460% औसतन वेतन CEO के बीते 450 वर्षों में कंपनी 18% बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से कटौती की जा सकती है AI के आने के बाद, इस प्रकार वर्चुअल मैनेजर बनने के बाद। तो इस प्रकार का जो मानव है उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर
बताई गई है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट आपको लिखने का समय, अब समय के साथ विश्वसनीयता बनाए रखती है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाई, फिर सीखने की क्षमता डेवलप हो, जिसमें जो हम एआई ने भाई भतीजा जो अहंकार, सुरक्षा, राजनीतिक लालच जैसे नकारात्मक मानवीय पहलू नहीं होते हैं, इसलिए यह एआई के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले समय में देखिएगा कि आने वाले समय में दोनों एस्पेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ ज़्यादा रहना है, अधिक रहना है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करनी है, पर इसके अन्य विकल्प जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको समझाने का प्रयास कीजिएगा अपने उत्तर लेखन में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भारत की बड़ी आर्थिक ताकत मान रही रेटिंग एजेंसियाँ मानती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ, शीर्ष रेटिंग एजेंसियाँ हैं दुनिया भर में। तो वो क्या करती है, जैसे IMF, विश्व बैंक, मूडीज, S&P, कई अन्य रेटिंग एजेंसियाँ भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान बदलाव किया है। आर्थिक और सहयोग विकास संगठन, जिसे OECD कहते हैं, 2024 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.1 और 2025 तक 3.2 रहने का अनुमान रहता है। अर्थात विश्व का जो विकास दर है, विश्व का विकास दर अगर हम बात करें इसकी, तो यह कितना रहेगा, 3.1% कितना कब तक रहेगा, 2024 तक। अगर हम बात करें 2025 में 3.2% 2025 तक रहेगा। पर वहीं भारत का विकास दर कितना होगा, 6.6% होगा, 6.6% का दर अनुमान लगाया गया, जो उभरते बाजारों सबसे तेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंदी के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,800 करोड़ रुपये डॉलर अर्थात 64.6 लाख करोड़ रुपये ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट दर्ज किया है। जो अंकटाट है उसके अनुसार यह रिपोर्ट बताता है सर्विस एक्सपोर्ट ग्लोबल औसत के पीछे है। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है, जिससे क्या होगा कि जो भारत का जो वैश्विक ताकत है वो सामने आ रहा है कि भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही है। पहले भी लेख में मैंने इसके बारे में बता रखा है कि जैसे जैसे भारत विकसित होगा उसकी अपेक्षाएं बढ़ेगी, आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा, आर्थिकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलिए आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको IMF क्या है, IMF की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ, वर्तमान निदेशक कहाँ। इतना आपको, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान निदेशक कहाँ है, क्या है, अंकटाट क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है। चलिए ये सब कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। देखिए PT फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि कैलिफोर्निया में या अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेट मेथुसेलाह स्थित है, इसकी उम्र लगभग 5000 और एक ब्रिसेल कोन पाइस प्रजाति के पेड़ से माना जाता है। यह ब्रिसेल कोन जो है प्रजाति गिनीज बुक के पेड़ों में सबसे प्राचीन प्रजातियों के तौर पर दर्ज है। तो मेथुसेलाह जो है, सेलाह का जिक्र हिब्रू बाइबिल में मिलता है, तो हिब्रू बाइबिल भी आपको इसमें इसका नाम मिलता है। तो इस तरीके से मेथुसेलाह पेड़ खोज 1957 में एरिज़ोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर सुलमेन ने की थी, जो सबसे पुराने पेड़ों का रिकॉर्ड उस प्रजाति के पृथ्वीमिसियस के नाम पर दर्ज है। तो इतना PT फैक्ट आपको याद रखना है। इस तरीके से प्रश्न आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। अब आइए थोड़ा सा संपादकीय पर। देखिए आखिर संविधान बचाने का मतलब क्या बनता है, यह इम्पोर्टेंट है। लेकिन वर्तमान चुनाव में संविधान बचाना मुद्दा एक बना हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन घटक भाजपा पर चुनाव जीतने संविधान बचाने का आरोप लगा रहे हैं। तो याद है मैंने इसमें एक समय बताया था आप लोगों को, जब एक वीडियो ध्रुव राठी के द्वारा दिया गया था कि डिक्टेटरशिप पर, तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। क्या ऐसी भावना आपको दिख रही है, भावना दिख रही है? एक लोकतांत्रिक देश में पिछले कुछ दशक में क्या ऐसे कुछ बड़े बदलाव आपको दिख रहे हैं? हवाई वाला बात मत किया कीजिए, हवाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना, क्योंकि अन्य पार्टियों को अपनी राजनीतिक से रोटियां सेकनी है। वर्तमान आधार पर आप ये देखिए कि ऐसा कोई संशोधन हुआ है जिससे व्यापक तरीके से बदलाव के अंश देखने को मिले हैं। कृषि बिल लाया गया था, आप लोग को पता है, बहुत से तथ्य उसमें जोड़े गए थे, पर जब आंदोलन हुआ तो यह सरकार उसे वापस ले लेती और पुनः उस पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न समितियों का सुझाव लेना चाहती है। तो यह सब तथ्य आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में
जब कुछ ऐसे बदलाव के अंश देखने को मिल रहा है जहां पर आरोप प्रत्यारोप देखने दिया जा रहा है, उस आधार पर यह क्या कहा जा सकता है कि संविधान बचाने का दिन आ गया है, ऐसा बात हो रही है। तो भारत संविधान का जन मन तक पहुंच रहा है। ऐसा होना भारतीय जनमानस के संविधान स्वीकारता महत्व दोनों को बढ़ाएगा। संविधान बचाने के शोर के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल छूट गया। संविधान बचाने का मतलब क्या, अर्थात यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति देता है। वहीं 13 और 32 सुप्रीम कोर्ट शक्ति देता है ऐसे सभी कानूनों को निरस्त कर दे जो मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो जहां पर हमें संतुलन की स्थिति दी गई है, संतुलन की स्थिति दी गई है जहां 368 तक कुछ भी संशोधन कर सकता है संसद 368 के तहत, पर वही 13 और 32 के तहत वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि आप संतुलन बनाने के लिए लोकतांत्रिक संतुलन बनाने के लिए उसकी वैधता की जांच कर सकता है, वैधता की जांच कर सकता है। तो वो किस आधार पर होगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधारों पर हो सकता है। ऐसे बहुत बार जांचें की जा चुकी है जिसमें बात वो रखा है अपनी। तो यहाँ पर क्या राजनीतिक पार्टियों की यह नहीं बता रही कि संविधान बचाने उसकी वास्तविक मतलब क्या है, वह संविधान को कैसे बचाएगी, वह क्या नहीं करेगी जिससे संविधान बचा रहेगा। तो यह तथ्य है कि बस हवा में बातें कर लेने से बातें नहीं होगी, उसके लिए संस्थाएं काम करेगी। आपको संशोधन करने, आपको भी यह स्ट्रीम लेवल पर पावर मिला था तो आपने क्या किया था, संशोधन किया था। और 42वां संशोधन स्वयं में एक मिनी संविधान है, आप सभी लोग पढ़ते हैं, अभी सभी लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने आर्टिकल 21 को मिनी संविधान घोषित किया, आप लोगों को याद है। मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ, यह स्वयं में एक मिनी संविधान होगा और आने वाले 40-50 सालों में यह पूर्ण संविधान का वास्तविक प्रतिरूप देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम ये सब बातें। तो क्या यह संविधान बदल गया है, इसके मायने यह देखने को मिले या समझने को मिले, बिल्कुल भी नहीं। यह समय परिस्थिति के आधार पर बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे दस्तावेज तैयार शुरू 15 जून 1255 में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से होती है, जहां पर लोगों को संविधान दिया जाता है। तत्कालीन राजा जॉन के नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान सभा सदस्यों के बीच सहमति बनी, इस प्रकार के निर्णय लिए गए। यह वोट डालने की प्रक्रिया ये सब दी गई, ये सब लाभ दिए गए, ठीक है। कुल मिलाकर संविधान आगे बढ़ता है तो इसके तहत तीन बड़े उदाहरण। पहला, शीर्ष में न्यायपालिका जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियन सिस्टम अस्तित्व में आना, और वर्ष 1993 भारत शीर्ष न्यायपालिका ने कोलिजियन नामक ऐसी संस्था बना जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जजों की नियुक्ति की जाती है। ऐसा करने भारत एकमात्र देश है, बाकी देशों में जजों की नियुक्ति सरकार फिर भी वही संसद करती है। फिर क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है? तो इसे समझने की आपको ज़रूरत है। जहां जज खुद जज की नियुक्ति करते, ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान में दिए गए परामर्श शब्द की परिभाषा को बदलकर बाध्यता कर दिया। तो स्थितियां कुछ और ही है, संविधान कहीं और कोई बदल रहा है, उसकी बात नहीं हो रही, उसके संदर्भ में कुछ बातें नहीं हो रही, पर संविधान बदलने की राजनीतिक पहलुओं की बात जरूर हो रही है, राजनीतिक पहलुओं की बात हो रही है। इसे समझने, जजों की नियुक्ति की बात करें, कोलेजियम नामक जो विधि बनाई गई वैसी व्यवस्था संविधान के समय पहले खारिज कर दिया। मोदी सरकार सभी पार्टियों की सहमति संविधान संशोधन इस व्यवस्था लाने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाई। दूसरा उदाहरण देखिए, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मध्य शक्ति विभाजन की सीमा समाप्त करने की कोशिश की। शक्ति का उक्त विभाजन आधुनिक लोकतंत्र के बुनियाद से जुड़ा हुआ है। जब सबसे पहले कुछ वर्षों में विभाजन को समाप्त करके यह लाई गई थी, कोशिश किया गया था, इसके लिए वह लगातार दबाव डाल रही थी। बड़े अधिकारियों चयन समिति मुख्य न्यायाधीश सदस्य बनाए जाए। चयन समिति के बतौर सदस्य मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी न सिर्फ शक्ति के विभाजन उल्लंघन करती है बल्कि इस पद का गरिमा को नुकसान भी पहुंचाती है। न्यायपालिका काम कार्यपालिका कामों में समीक्षा करना है। जब न्यायपालिका खुद ही चयन समिति में शामिल हो जाएगा तो न्यायपालिका किस नैतिक शक्ति में नियुक्तियां समीक्षा करेगी। तो आपको जब जजों की नियुक्ति के संदर्भ में बात हो रही थी, और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस में कर रहा हूँ, निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात हो रही, उसके लिए एक समिति बनी थी। वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि जो 3 लोगों की समिति बनाई गई जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होगा, और जहाँ पर न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो प्रश्न बहुत से उठाए गए थे। पर यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब न्यायाधीश खुद ही चयन समिति में शामिल हो जाएगा
तो न्यायपालिका किस नैतिक शक्ति के आधार पर नियुक्तियों की समीक्षा करेगा? अगर मान ली अनैतिक नियुक्ति हो जा रही है, अब वो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल रहेंगे उस समिति में, तो अनैतिक नियुक्ति किसी कारण हो गया, आरोप लग गया, किसी विपक्ष द्वारा प्रत्यारोप लगा दिया गया, तो किस आधार पर इसकी जांच वो करेगा? तो यह भी एक प्रश्न था, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखा गया था उस मामले से। तो आप इस तथ्य के आधार पर उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं जहाँ पर निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति की बात हो, निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी पैनल की जो बात हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन था, जिसकी आजकल खासी चर्चा है। मनमोहन सरकार ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने वर्ष 2004 में इस आयोग का गठन किया था। गठन आरंभिक उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की स्थिति के अध्ययन करना था। मुस्लिमों और ईसाइयों के कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना था, कि जाँच की इमारत दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट मुस्लिम और ईसाइयों की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से सिफारिश की, जिसे विवाद बने तत्कालीन सरकार नहीं माना। अब रंगनाथ मिश्र आयोग ने सुझाव दिया था, क्या दिया गया कार्य करने संवैधानिक उससे सही नहीं था, और क्योंकि अनुचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामलों देखने के लिए संविधान निर्माता हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 तहत राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकार नियुक्ति की प्रावधान करता है, जिसे बाद में संशोधित करके अनुसूचित जाति आयोग का बदल दिया गया, और आयोग मुस्लिमों और अन्य ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति शामिल करने की मांग को पूर्व खारिज कर दिया। साफ है, मनमोहन सिंह सरकार न केवल संविधान के अनुच्छेद 338 का उल्लंघन किया था, बल्कि संविधान निर्माताओं को इस बात को माना नहीं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों जुड़े मामलों देखने के विशेष अधिकार नियुक्त किए गए। आपको यहाँ से यह इतना तथ्य जरूर समझ में आएगा कि लोकतंत्र जीवन तब होता है ना, जब संविधान में वर्णित अनुच्छेदों को जीवंत रखा जाता, अनुच्छेदों को जीवंत रखा जाता, उसके मान रखा जाता है, सम्मान रखा जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने राजनीतिक मंशा के लिए, धार्मिक सहयोग के मंशा के लिए, या मतदाता को लुभाने के लिए आप किसी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करके कार्य करते हैं। यही मूल मकसद है। इसके लिए आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि क्या पहले से हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था था कि वर्तमान में ऐसा बचाने की व्यवस्था। इसलिए महत्वपूर्ण आपको यह समझना, बचाना क्या है, हमें उन परिस्थितियों को बचाना जिस स्ट्रीम लेवल पर कोई व्यक्ति कार्य करता है, संस्था काम करती है, निजी और सार्वजनिक संस्थाएँ काम करती है। आपको वो बचाने की आवश्यकता है जहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ पर कि सत्ता का अभ्यास कार्य करता है। तो आपको यह तय करना होगा संविधान की रक्षा किस संदर्भ से करनी। सभी संस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जब अपने अपने स्तर पर बेहतर काम करेंगे, संतुलित काम करेंगे, तो हमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ही नहीं होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां जब अपने सत्ता में आती है तो आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि शक्ति का प्रदर्शन, सत्ता का अभ्यास के संदर्भ में कार्य करती है। वो कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां दूध की दुल्ही भी नहीं है। आपको यह तय करना, आप एक प्रशासक के तौर पर अपने उत्तर में कितना संतुलन रख पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे फिर हम मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आप लोगों को MCQ इसका है ना, आपको जो आज DNA का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो है, आपको MCQ आपको इवनिंग तक 5 MCQ इवनिंग तक अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ? यूट्यूब पर जो कम्युनिटी है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शामिल होइए उसमें, जितने लोग हैं पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए और अपना बुद्धि वर्धन बढ़ाइए। चलिए धन्यवाद, तब तक मिलते हैं।